हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। द की टू मीनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स आईसीसी क्लास 10th के। तो हम लोगों ने अभी तक अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में साउंड पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, और आज हम लोग का चैप्टर है रिवाइज करना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस। ठीक है, तो देखो फटाफट हम लोग क्या करेंगे। तो अब फिजिक्स के ही सब पहले सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली 27 28 तक आप लोग के सारे 27 तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 28 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके पहले पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो देखो अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, इसमें चार पोर्शन है। ठीक है, चार पोर्शन है, चारों पोर्शन को आज ही आज कवर करेंगे। यानी चार यूनिट दे रखी है इसकी। इन चार चार यूनिट्स पे ए बी सी डी पार्ट करके बांटा गया, चारों में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट में दिया गया है रिफ्रैक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी बात की गई है। तो अब देखो, अब कहानी कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट नोट में रिवाइज कर रहे हैं, तो फटाफट। तो पहली बात होती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला चीज आ गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोले तो कि जब भी लाइट रे, कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है। या तो वेलोसिटी बोलना है या क्या बोलना है, स्पीड है, डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो उस घटना को क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ठीक है, बस बेसिक बेसिक बातें करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दोनों चीजें होती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है लाइट तो केवल और केवल रिफ्रैक्शन होता है? तो ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्शन के साथ साथ में रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो पहली बात यहां तक कवर हो गई। अब सभी को पता होगा कि कितने मीडियम होते हैं, दो मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर। ठीक है, रेयर मीडियम्स क्या होते हैं, जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती कम होती है, और मीडियम होते हैं और जिनकी ज्यादा होती है उन्हें डेंसर मीडियम बोलते हैं। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। अब बात आती है कि जब भी कोई लाइट कहीं भी जाएगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अगर हम बात करते हैं रेयर मीडियम की और दूसरी बात करते हैं डेंसर मीडियम की, इसकी बात करते हैं डेंसर मीडियम की, और ये एक नॉर्मल है। तो पहली लाइट रे अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मतलब यहाँ से कुछ एंगल बना के आएगी, इंसिडेंट एंगल। तो अभी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, अगर रेयर टू डेंसर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, है ना। तो हम ही जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है तो कहाँ चली जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। उसका कुछ पार्ट क्या होगा, इसका जो कुछ पार्ट है डैश डैश में दिखा दे रहे हैं, ये कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी पार्शियली रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और पार्शियली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। पार्शियली क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी दो चीजें होती हैं, एक तो पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शियली रिफ्रैक्शन हो जाता है। अब रिफ्रैक्शन वाला पार्ट ये है जिसमें इसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज होती है, बट रिफ्लेक्शन की अगर बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। हाँ, अब याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर आ रही है, कहाँ आ रही है, रेयर टू डेंसर आ रही है, तो किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। क्लियर, याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का सिंपल तरीका, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है यानी डेंसर की, तो वो पास पास ही रे को ले जाएगा, जो रेयर होंगे दूर दूर होंगे वो दूर भगाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन की एक एसेंशियल कंडीशन होती है कि रिफ्रैक्शन जो होता है ना, हमेशा आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आई की वैल्यू अगर जीरो है, क्या है, आई की वैल्यू अगर जीरो है, इंसिडेंट एंगल क्या है, जीरो है, तो रिफ्रैक्शन कभी भी नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आई की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। जीरो कब होगी, जब इसको हम कहां से पास करेंगे, बिल्कुल और बिल्कुल नॉर्मल से पास करेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन है, याद रखनी है। बात समझ में आया। अब दूसरी चीज क्या है कि इसमें किस रे को क्या बोलते हैं, तो फटाफट यहीं पे देख लीजिए, इसमें किस रे को क्या बोलते हैं। तो आप इनका एक बार नामकरण देख लीजिए, जिन लोगों को, जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि नामकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं इसको। तो ये पहली रे जो है, पहली रे को हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम बता रहा हूं, ठीक, इसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। और इसे क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल। और इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और दूसरे वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसको क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो ये हमारी एक बात क्लियर हो गई। ठीक,
अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो आज के टाइम पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना कि इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज कहां से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल से, ठीक है। ऑलवेज कहां से मेजर किए जाएंगे, नॉर्मल से मेजर किए जाएंगे। अब इस पे अगर ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है तो कैसे, देखो अगर डायग्राम में क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगा कि ये लिख दे रहे हैं डेंसर मीडियम है ना, और ये क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है। लाइट रे आ रही है, क्या हो रही है, लाइट रे आ रही है, ठीक है, जिसका कि एंगल यहां से दे रखा है, या ऐसा है लाइट रे इधर की तरफ आ रही है तो वो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, इतना बताना है बस, ठीक है। डेंसर टू रेयर आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, फटाफट बताओ, आप लोग बताते जाओ, समझ में आता जाएगा, ठीक है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, हाँ ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन तो इस तरह से बनेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए आपके एग्जाम में जो बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, और इसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बाद में बनेंगे। एक क्वेश्चन ये आएगा कि कब जो है रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जब आई की वैल्यू लेस देन 1 हो, यानी एक क्वेश्चन आएगा कि रिफ्रैक्शन होने की एसेंशियल कंडीशन बताइए, एसेंशियल कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन, आई इज ग्रेटर देन 0, आई इज लेस देन 0, है ना, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 या आई डज नॉट, आई, ठीक है, आई डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी कि इंसिडेंट एंगल या फिर एक ऑप्शन ऐसे लिख लो कि आई की वैल्यू जो है ना, आई की वैल्यू लाई करनी चाहिए 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन चाहिए होगा जिसमें कि रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, किसके थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, सी ऑप्शन के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कब होगा, ठीक है, करेक्ट बात बताओ, करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था, रिफ्लेक्शन कब होगा, जल्दी से बताओ। सी में तो नहीं होगा, हाँ सी में तो नहीं होगा, सी वाला तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन होने की सही कंडीशन क्या है, जल्दी से बताओ, डी, वेरी गुड। अगर एक्यूरेटली देखा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल आंसर की तरफ जाओगे तो डी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है ना। अब 0 से ज्यादा लेके जाओगे तो मैक्सिमम कहां तक ले सकते हो, 90 से, और 90 से ज्यादा लेके जाओगे तो दूसरे मीडियम में आ गए, और अगर आप दूसरे मीडियम में आ गए तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ना, बात समझ में आ गई नहीं, उसी मीडियम में जाके उसी मीडियम में लौट आई, क्लियर। तो ये ऑप्शन भी ज्यादा सही नहीं है, और माइनस में हो नहीं सकते, तो मोस्ट जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा आपका, डी वाला ऑप्शन मोस्ट करेक्ट बनेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोस्टली ये पूछेंगे कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, तो आपको याद रखना आई इक्वल टू 0 तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं, इसके बाद इनके दो लॉ होते हैं, क्या आते हैं, दो लॉ होते हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अगली चीज क्या रहेगी, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, तो देखो हमें दो नियम पता है, दोनों याद रखने हैं आपको। पहला इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइन सेम प्लेन, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, स्नेल्स लॉ याद रखना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है ना, द रेशियो ऑफ sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर ये sin i और sin r कांस्टेंट है, दैट मींस इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ बोलते हैं, है ना, द एंगल ऑफ, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलेंगे। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ सभी को पता है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में कंडीशन ये आ जाएगी, यही पूछेगा कि स्नेल्स लॉ कब एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखना है जब आई की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, एटलीस्ट तब तो एप्लीकेबल होगा, या कब एप्लीकेबल नहीं है तो जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे जो इन दोनों का रेशियो निकल के आता है उस चीज को बोलते हैं 1/2, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1/2 को क्या पढ़ते हैं, सभी को पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक लाइट रे है जो कि एक डेंसर मीडियम से, जो कि एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जिसका इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है,
इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 60 डिग्री है, ठीक है। 60 कैसे हो सकता है मालूम, इधर देखो, इंसिडेंट एंगल तो 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टेड एंगल है ना, या हाँ रिफ्रैक्टेड एंगल 30 डिग्री है, और वो कहां से जा रही है, तो वो एयर से कहां जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है, एयर टू ग्लास में जा रही है। देन फाइंड a mu w, a mu g, then find a mu g क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा। डायग्राम देखना चाहोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पहली लाइट ऐसे आ रही होगी 30 डिग्री के एंगल पे, है ना, लाइट ऐसे आ रही होगी और रिफ्रैक्ट होके 60 डिग्री के एंगल पे आ रही होगी, रिफ्रैक्ट होके इधर जा रही होगी। ये 30 डिग्री है और ये कितना है, 60 डिग्री है, और ये एयर है और ये ग्लास है। तो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताना है, a mu g की वैल्यू बतानी है। जल्दी से बताओ a mu g की वैल्यू कितनी आएगी, फटाफट क्या करेंगे, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट क्या करने वाले हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बता फटाफट से बताओ। सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन दो, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, इंडेक्स। दोनों क्वेश्चन के आंसर तो फटाफट कमेंट में, है ना, और एक बार मैसेज डाल दो कि सबके सब आ जाए, पता नहीं कहां रह गए, नो यूनिट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का तो सही है कि नो यूनिट। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो अपने को पता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ ये कहता है कि sin i अपॉन sin r, जिधर से लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट एंगल मानते हैं, ठीक है। तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू a mu g, a mu g, क्योंकि यहां लिखा है 1 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद सभी को पता है sin i की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, a mu g। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 और √3/2, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 1/2 कितना बचा, √3, कितना बचा, √3। बात समझ में आएगी नहीं, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.321, ठीक है। आंसर में ये भी आ सकता है और आंसर में ये भी आ सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है, क्लियर। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी की, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसकी डिपेंडेंसी किस पे दिखा दी गई है, स्पीड पे दिखा दी गई है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट की स्पीड चेंज होती है और डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन के बारे में आपने एक बात कर ली। हाँ, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि अगर ये लाइट रे आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका आई तो आपको दिख रहा है और आर भी आपको दिख रहा है ना, उसका आपको क्या दिख रहा है, आई भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है। लेकिन आपसे उसका डेविएशन पूछ दे, क्या पूछ दे, डेविएशन, ठीक है। डेविएशन बोल सकता है या इसको वो डिफ्लेक्शन बोल सकता है, क्या बोल सकता है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकलता है, ऑलवेज ओरिजिनल रे के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो अगर ये मीडियम ना होता तो लाइट रे कुछ ऐसे निकलती, कुछ ऐसे निकलती, तो ये वाला एंगल इसका क्या है, डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन कैसे निकालते, इसको देखते और इसको देखते, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। दैट मींस I माइनस आर, अगर इस पूरे I में से ये R माइनस कर दे तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ये कब का केस है, ये केस तब का है जब लाइट रे कहां से कहां आ रही हो, रेयर टू डेंसर आ रही हो, ठीक है। और अगर यही लाइट रे डेंसर टू रेयर जाएगी तो R माइनस आई हो जाएगा। ये बात दिमाग में लगा के बैठना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, आपको एक डायग्राम बना के देंगे 60 और 30 डिग्री का और पूछ देंगे डिफ्लेक्शन एंगल बताइए। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। या ऐसा कह देंगे कि एक लाइट रे है जो डेंसर टू रेयर जा रही है, एंगल इंसिडेंट इतना है और वो इतना है, तो बताइए डिफ्लेक्शन क्या है। तो याद रखना डिफ्लेक्शन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बाद आप बात करना, ठीक है। बात समझ में, हाँ 1.7321, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरह डिपेंड करती है, तो उसकी बात करते हैं, है ना। स्पीड ऑफ लाइट यानी रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो स्पीड ऑफ द लाइट है ना, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। ये बात तो सभी को पता चल गई है। एयर में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये सब बताने वाली बातें अब नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c बाई v। क्या है? c बाई v। c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये बात याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे हो। बात समझ में आएगी नहीं? और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वैक्यूम का होगा कि वी का होगा? मीडियम का होगा। ये बताओ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वैक्यूम का होगा कि मीडियम का होगा? जल्दी से बताओ। ये जो n लिखा है, n किसका होगा? मीडियम का होगा, क्योंकि हमेशा हम लोग फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का लिखाते हैं। तो अगर आपको दो मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो 1n2 इज इक्वल टू, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, है ना, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? वाह, ठीक है, जल्दी से बताओ। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना। तुमसे वो इंक्रीज डिक्रीज में बहुत घुमाएंगे, तो हमेशा याद रखना कि क्या करेगी। क्लियर? याद रखना, ठीक है। क्यों करेगी भी आगे इसकी बातें करेंगे। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा? तो भाई किसी या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, है ना, या क्या दे देंगे आपको? ये दे देंगे। क्लियर? अब देखो, आपको कुछ चीजों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने होंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा अगर ऑप्शनल पेपर दे रहे हो, दिमाग लगाने के लिए कुछ चीजों के याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला आपको पता रखना है वैक्यूम का कितना होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल्दी से बताओ। वैक्यूम और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। इसका क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है स्पिरिट, है ना, स्पिरिट और ईथर। किसका? स्पिरिट और ईथर, इनका कितना होता है? तो इनका होता है 1.36। 1.36 क्यों याद करा रहा हूं? इसके पीछे कुछ कहानी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी किसकी? ग्लिसरीन की और टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। ग्लिसरीन जानते हो ना, ग्लिसरीन और कार्बीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, इन दोनों का आपको याद रखना है। इनका कितना होता है? 1.44। कितना होता है? 1.44। ये याद रखना, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, ये काम का है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ग्लास और डायमंड का याद करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन वो तुम्हें पेपर में दे देंगे, कोई उसकी बड़ी बात नहीं है ना। डायमंड का सबसे मैक्सिमम होता है, हाँ ये याद कर सकते हो कि डायमंड का जो होता है ना, डायमंड का वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.41 होता है। और वाटर का आप सभी को पता है, वाटर का 1.33 होता है, 1.33। और ग्लास का जो होता है, ग्लास का वो 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5 होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? हाँ, ग्लास और डायमंड का 2.41 याद रखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, है ना, इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो इसमें सिंपल सी बात कैसे पूछेगा कि एक कोई लाइट रे है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछूं फटाक से, जल्दी बताओ। क्वेश्चन पूछूं फटाक से, बोलो। स्पीड ऑफ लाइट, है ना, आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट, अब सुनो फटाफट। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में आपको पहले लाइट की स्पीड बतानी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो और इसके बाद आंसर दो फटाक से। तो कह रहे हैं एक कोई लाइट रे है, एक कोई लाइट रे है जो कि एयर से वाटर में जाती है और वाटर से ग्लास में जाती है। एयर से वाटर में जाती है और वाटर से ग्लास में जाती है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है किसका? वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का, ठीक है। यानी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करना है? W म्यू G फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? W म्यू G, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर कोई लाइट रे कहां से जाती है? एयर टू वाटर एंड वाटर टू ग्लास में जाती है, तब फटाफट बताओ क्या करोगे। ठीक है, आप इनका वो यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता ही है, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, और बताओ फटाक से। ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताओ, हाँ फटाफट बताओ जल्दी से।
जल्दी से बताओ कैसे कैसे करोगे, फटाफट बताओ। सबके दिमाग में ये दिमाग आ रहा होगा ना, सबके दिमाग में एक चीज आ रही होगी क्या, कि ये लाइट रे है, पहले यहाँ से वाटर में गई होगी तो बेंड हो गई होगी, फिर ये क्या ग्लास में गई होगी तो थोड़ी और बेंड हो गई होगी, फिर यहाँ से बाहर निकल गई होगी, यानी एयर ग्लास वाटर। अपने को क्या पता है, ए क्यू जी, तो स्पीड ऑफ इसकी लिखेंगे 3 × 10 की पावर, यानी स्पीड ऑफ लाइट में लिखेंगे, है ना। बात समझ में आएगी, क्लियर। हाँ, तो इन दोनों की स्पीड लिखोगे फटाफट, 3 × 10 की पावर 8, और इसकी इसकी आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी, किसकी, वाटर में स्पीड लाइट की निकालनी पड़ेगी। वाटर में जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो 3 × 10 की पावर 8, है ना, अपॉन वाटर उधर लिखना ना भाई, वाटर यहाँ लिखोगे तो 1.33 रखोगे तो ये 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लगा दोगे क्या, इसके बाद फिर कहोगे कि हमें ग्लास में भी, अब हमें अलग से किसमें निकालनी पड़ेगी, ग्लास में स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो a mu g is equal to 3 × 10 की पावर 8, और स्पीड इन ग्लास इसकी लाइट की, तो आप जब a mu g की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, सॉल्व करोगे तो स्पीड इन ग्लास निकल के आएगी कितनी, 3.8 इंटू 1.5, यानी 1.5 × 10 की पावर, है ना, 2 आएगी, 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आपको क्या निकालना है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो स्पीड इन वाटर रखोगे 2.25 × 10 की पावर 8 अपॉन, है ना, फिर नीचे क्या रखोगे 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ रखोगे। इतना बवाल काय को, ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, इतना बवाल कर सकते हैं, ठीक, जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पता हो, बट हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद किए हैं तो हमारे आंसर भी सही आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिए तब तो ये करना ही पड़ेगा, मतलब ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखे हैं 1.3 और 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यहाँ लिखो फटाक से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 µ2, 1 µ2 इज इक्वल टू µ2 अपॉन µ1, कितना होता है, 1 µ2 इज इक्वल टू µ2 अपॉन µ1। आपसे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो पूछा था, 1 µ2 इज इक्वल टू क्या होता है, µ2 अपॉन µ1। तो सिंपल सी बात है कि हमने ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछा था ना, w μg पूछा था, तो आप μg अपॉन μw लिखोगे, μg की वैल्यू कितनी है 1.5 और इसकी 1.33, दोनों को डिवाइड करो तो सेम आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बताओ, बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, कहानी समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, फटाफट बताओ, है ना, नहीं, क्यों नहीं आई, हाँ उसका 9/8 आया था ना, तो इसका भी 9/8 ही आएगा, ऐसे कि इसको 3/2 लिख सकते हो, जब इसका दशमलव हटाओगे सॉल्व करोगे, है ना, या डायरेक्ट डिवाइड कर लो, दशमलव हटा के 150/143 करोगे तो ये 1.2 समथिंग करके आएगा। नहीं समझ में आई तो ये फॉर्मूला याद रखना कि 1 µ2 इज इक्वल टू 2 µ/1, ये याद रखना है, क्लियर, ये याद रहेगा कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तब आएगा। अरे इसको कहने का मतलब यही होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकंड, ये क्या पढ़ते हो, इधर सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, 1 µ2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, उससे डिवाइड करना, विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, उससे डिवाइड करना। भाई आप कैसे वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हो, अगर ये लिखते हो कि 9.8 मीटर पर सेकंड, तो क्या कहते हो 9.8 मीटर कितने सेकंड में, यानी सेकंड के रिस्पेक्ट में, एक सेकंड के रिस्पेक्ट में ये इतनी डिस्टेंस चल रहा है, ऐसे ही तो कहते हो, दो क्वांटिटी का रिलेशन ऐसे तो निकालते हो, तो जो चीज अपॉन में होती है उसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हो ना, तो वही चीज तो मैंने बस को पढ़ रहा था, लिख दिया है, क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी को, कहानी समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, नहीं µ2 अपॉन µ1 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको क्या पढ़ते हो बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, क्लियर, बात समझ में आया। और ऐसे भी देखो ना, अगर आप इसको लिख रहे हो तो इसको 3/2 लिखोगे, क्लियर, और ये होता है तुम्हारा 4/3, मल्टीप्लाई कर दो, 9/8 आ गया,
9/8 वैसे भी आ रहा होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब निराशा समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये आजकल महारथी लोग कहाँ पे हैं? सूरज, गंधर्व, ज्यादा तेज हो गए क्या? ठीक है, इस बार ये लड़के टॉप करेंगे, चिंता मत करो। इधर देखो, चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं फटाक से। कंडीशन ऑफ नो चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन ना चेंज होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? इसके बाद मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो देखो, अगर हम कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन कि आई की वैल्यू 0 कर दो। अगर आप चाहते हो कि रिफ्रैक्शन ना हो तो आई की वैल्यू 0 कर दो। और दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम कर दो, यानी मीडियम तो 2 होने चाहिए बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम होना चाहिए, लाइक स्प्रिट एंड ईथर, है ना, ग्लिसरीन एंड टर्पेंटाइन। समझ में आया? तो तुमसे क्वेश्चन कर सकते हैं पेपर में कि जब भी कोई लाइट रे स्प्रिट से ईथर में जा रही है तो बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? 1। समझ में आया कि नहीं आया? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई 1.36 नहीं बताएगा। ध्यान देना, when a light ray passes from split to ether, the refractive index will be 1, 1.36, 1.44, है ना, या 1.5। तो बच्चे मान गए कि 1.36, बट दिस इज रॉन्ग आंसर बिकॉज ये एयर के रिस्पेक्ट में स्प्लिट का है। इसके रिस्पेक्ट में एयर के, वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? स्प्लिट के रिस्पेक्ट में ईथर का पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है ना? चलो अगले की तरफ पढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा, अब बात आता है कि रिफ्रैक्शन होने से क्या क्या चेंज हो जाता है। तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, और भी फटाफट याद रखना। रिफ्रैक्शन जो है ना, रिफ्रैक्शन किन किन चीजों को प्रभावित करता है? तो जब भी कोई लाइट रे, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, यानी रिफ्रैक्शन अगर कभी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज हो जाएगा? उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, पहली बात, है ना। स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट एंगल पे। जितना ज्यादा इंसिडेंट एंगल होगा उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है ना, व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। अगर रेयर टू डेंसर में जाएगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी, अभी पहले भी बोल चुके हैं, क्लियर। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। इसके बाद क्या है? व्हेन अ लाइट रे passes from, ये पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, when a light ray passes from rare to denser medium the wavelength will be increases, decreases, no change, none of these। क्या मैंने पूछा कि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, कहां जाएगी? रेयर टू डेंसर जाएगी, डेंसर, तो वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, नो चेंज, है ना, या फिर जय माता दी? बताओ जल्दी से। डिक्रीज 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 डिक्रीज, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और कैसे याद रखें? कैसे याद रखो, लैम्डा डैश इज इक्वल टू, है ना, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, क्लियर। अब जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लाइट वाली वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन याद रखना, क्लियर। इस पे और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो इस पे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आप लोगों का, इधर वेवलेंथ इन मीडियम फर्स्ट इज दिस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम इज दिस, देन फाइंड द न्यू वेवलेंथ, क्लियर। या और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फलाना है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स धमाका है, देन द फाइंड द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ टू मीडियम्स। समझ में आया? दोनों का रेशियो, तो एक बार पहली बार एक कंडीशन लगाना, दूसरी बार एक कंडीशन लगाना, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं, बस यानी है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो पहला है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। तो मुझे बताओ कि अगर हम इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? जल्दी से बताओ। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको रुक जाओ अभी, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें तो पहली चीज है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम में क्या मतलब है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? म्यू क्या होगा?
म्यू की वैल्यू बताओ, इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? इंक्रीज करेगी। ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी शब्द मतलब इतना दिमाग में घुसाओ कि सघनता बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा मीडियम डेंसर होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा? बालक दिमाग पे जोर डालो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मीडियम डेंसर होता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कि घटेगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। कैसे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले गैस थी, अब क्या आया? लिक्विड, अब क्या आया? सॉलिड, डायमंड, और ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर 2.41। यानी जितना ज्यादा मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, हाँ ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो ये बात आपको याद रखनी है, याद रहेगी, ठीक है। अगली चीज क्या है? फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है? फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन बोले तो मीडियम में, अगर मीडियम में टेम्परेचर टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या इंक्रीज करें? टेम्परेचर, तो म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज? तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी ना, क्योंकि किसी मीडियम में गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। डेंसिटी डिक्रीज कर रही है यानी रेयर बन रहा है, और रेयर बन रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को कि नहीं आया? क्लियर? हाँ, आगे की तरफ अगली चीज बढ़ते हैं। अगली चीज में क्या आता है? द कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है, द कलर एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब देखो सीधी सी बात है कि अलग अलग कलर की अलग अलग जो तुम्हारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है। वो कैसे डिपेंड करता है? तो प्रिज्म में आप लोगों को बताया था विवग्योर के अकॉर्डिंग, याद है ना? ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर अगर देखो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी लिखा है तो हम जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दैट मींस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर जो भी दिया होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के इनवर्स होगा। बात समझ में आया कि नहीं? 1 अपॉन होगा, ये याद रखना। ये कैसे आया भैया? ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एटम्स दूर दूर भागेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो अगली चीज क्या आएगी? अगली चीज आएगी रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू अ ब्लॉक। देखो इसके बाद एक्सपेरिमेंट है, वो तुम्हारे से आएगा नहीं, तुम्हारे पेपर में एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव थ्रू रेक्टेंगुलर ब्लॉक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक से हम लोग क्या करने वाले हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखने वाले हैं। तो कैसे होगा रेक्टेंगुलर ब्लॉक से? तो बस उसमें डायग्राम याद रखना है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, अगर हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक की बात करते हैं तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक कुछ ऐसा होता है ना। ये ब्लॉक की थिकनेस दी है, क्या दी है? थिकनेस। ब्लॉक पीछे तक है, बात समझ में आया? थिकनेस दी है। तो अब आपने क्या किया? यहाँ पे कोई एक नॉर्मल इंसिडेंट किया, एक लाइट रे आपने यहाँ पे डाली, एक लाइट रे क्या की? यहाँ पे इंसिडेंट की। तो जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट की तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और फिर यहाँ जाके नॉर्मल से थोड़ी दूर हटती हुई निकल जाएगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आप क्या चेक करेंगे? आपको ये पता है कि इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? इंसिडेंट एंगल बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा, इमर्जेंट एंगल बनेगा, ये सारी बातें समझ में आती हैं, ठीक। यहां से आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या आएगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करोगे, है ना, तो वो क्या होता है? तो आप क्या करोगे? ऐसे निकालोगे, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाओगे, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ बढ़ाओगे और इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे से परपेंडिकुलरली जितना जितना डिस्टेंस मेंटेन करेगी उसे क्या बोलेंगे? इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, है ना। तो एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? लेटरल डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे इंसिडेंट इन दोनों रे के बीच में एंगल कितना बन रहा है? तो नथिंग, कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, दोनों पैरेलल है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर? डिफ्लेक्शन एंगल कितना बन रहा है? तो तुमसे पूछ देगा कि क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ देगा भैया, है ना, हाँ ठीक है, हाँ तुमसे ये पूछ देगा, क्या पूछ देगा पेपर में कि जब भी कोई लाइट रे, है ना, लाइट रे किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक से पास होगी तो उसका डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा? 0, 90, 180। तो आप याद रखना डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा?
0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट रे आएगी है ना, इंसिडेंट रे, वो इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है और पैरेलल में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री बनता है। ठीक, अब बात आती है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो अगर हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला, थिकनेस ऑफ द ग्लास, इस पर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द ग्लास, जितना ज्यादा थिक ग्लास होगा, थिकनेस ऑफ ग्लास, उतना ही ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के म्यू पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? ठीक है, इसके बाद मल्टीपल इमेज इन थिन प्लेन, तो उससे तो कुछ पूछ नहीं सकता है ना, उससे क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाएंगे तो क्या पूछेंगे। इसके बाद क्या आएगा? कोई भी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दे दी जाएगा, इंसिडेंट रे दी जाएगी और आपको उसको पूरा करना होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो किधर की तरफ किधर बेंड करेगी, है ना। यानी चार्ट डायग्राम बना के ले सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक दे रखा है, ठीक है, लाइट रे इसके पड़ेगी तो कहां जाएगी? तो भैया इस ब्लॉक पे परपेंडिकुलर खींच लेना, अब नॉर्मल की तरफ बेंड करा देना, इसे घुमा देना आगे। समझ गया? तो ये आप पूरा करना आप जानते हैं। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। फटाक से देखो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसमें आपको क्या याद रखना है? कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, बिल्कुल नोटेड चीजें बता रहा हूं, बस वो याद रखनी है। क्या? पहले तो इसका डायग्राम याद रखना है, जो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम याद रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। ये ए बी सी क्या है? प्रिज्म है। प्रिज्म में ये जो एंगल है इसे प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ये बेस होता है और ये दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती हैं, कांच की बनी होती है, सॉलिड की होती है। आपको क्या करना है? आपको पहली रे डालनी है, दैट नेम इज इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। बात समझ में आया? और एक नॉर्मल यहां से खींच दिया, नॉर्मल खींचा तो लाइट है एयर टू ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी। दूसरा नॉर्मल यहां डाला, लाइट रे इधर की तरफ चली गई। ठीक है, इधर देखो, अब अपने को पता है कि ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है आई, और ये एंगल ऑफ आर बना है। ठीक है, इसको I1 कहो, इसको R1 कहो। यहाँ पे निकल के आ जाएगा I2 कहो और इसको R2 कहो। इस वाली रे का नाम क्या है? तो इस वाली रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे। अभी ब्लॉक में पढ़ के आए ना हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या बोलोगे? एमर्जेंट रे। क्या बोलोगे? एमर्जेंट रे बोल देंगे। अब देखो, तुमसे यहाँ पे निकालने को आएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? तो इंसिडेंट रे को आगे की तरफ अगर हम बढ़ाते चले जाएं और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आएगा। एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकाल लोगे? तो ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये एंगल, ये I1 माइनस R1 है। ये क्या है? I1 माइनस R1। कैसे? ये टोटल I है, ये भी टोटल I होगा, वर्टिकली अपोजिट। ये R है तो ये I1 माइनस R1 होगा। ये भी क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2। तो डेल्टा की वैल्यू जो निकल के आएगी ना डेविएशन की, अब आपको फटाफट फॉर्मूले नोट करने कौन कौन से लिखने हैं। तो पहला फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है? प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? ये दो फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने हैं। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। क्या याद रखना है? इधर देखो, फटाक से देखो, 2 3 3 4 फॉर्मूले बताऊंगा, फटाफट याद रखना है। केवल फॉर्मूलों का खेल है और कुछ भी नहीं है। क्या है अगला फॉर्मूला? क्या याद रखना है? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा। कहां से आया भाई? R1 प्लस R2 की जगह A तो A को इधर ले आओ, A को इधर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या बात करते हैं? तो इसके बाद ये चीज समझ में आ गई सभी को। ठीक, इसके बाद अगर यही थिन प्रिज्म है, क्या है? थिन प्रिज्म है। क्या है? थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म बोले तो बहुत ही पतला सा प्रिज्म है। ठीक है, बहुत ही पतला प्रिज्म है। तो थिन प्रिज्म में क्या होता है? थिन प्रिज्म में क्या होगा कि जो तुम्हारा ये I और I1 है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे और ये जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे बेस लाइन की क्या हो जाती है?
पैरेलल हो जाती है। और जब अगर ऐसा होता है तो थिन फिल्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला मिनिमम इज इक्वल टू 2a माइनस आई बनता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तुम्हारा प्रिज्म एंगल दे रखा होगा, इंसिडेंट रे दे रखा होगा, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू पूछ लेगा, या लैम्डा मिनिमम दे रखा होगा तो मैं आई की वैल्यू पूछ लेगा, किसी तरह से पूछ लेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डेल्टा मिनिमम किन किन बातों पे डिपेंड करता है। यानी अब तुम्हें देख के पता चल रहा होगा कि लैम्डा मिनिमम अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें ए को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। ए क्या है, प्रिज्म एंगल, जितना ज्यादा प्रिज्म एंगल करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा, ठीक है। इंसिडेंट एंगल में भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस जितना ज्यादा इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करेंगे उतना लैम्डा मिनिमम इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? इससे इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं बालक, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद इसका ग्राफ याद रख लेना, आई और लैम्डा मिनिमम के बीच में ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है। और जब मिनिमम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तब मिनिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है अप्रोक्सीमेटली 39 डिग्री यहाँ पे होता है, 38 डिग्री के आसपास यहाँ पे होता है, ठीक है। वो डिग्री आप चेक कर लेना, क्लियर। तो ये था आपका प्रिज्म से रिलेटेड। इसके बाद सी और डी दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो 5:30 बजे मैं नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा आप लोगों की, है ना, जिसमें हम ये दोनों सी और डी जो उसके एक्सरसाइज है वो खत्म कर दी जाएगी पढ़ के। वो 15 से 15 मिनट की रहेगी मुश्किल से, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर, क्लियर। तो 5:30 बजे सबके सब लाइव आ जाएंगे, बुला लेना जिनको जिनको बुलाना लाइव, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसमें क्वेश्चंस भी करवाएंगे। अभी करवा देता बट इसमें क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताओ फटाक से, किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या दिक्कत है जल्दी बताओ, ठीक है ना। तो पूरा पूरा रिवाइज करेंगे फटाक से, और 27 के पहले पहले ये खत्म करना है अपने को पूरा पूरा फिजिक्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और जितने भी लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, उन्हें शेयर कर दो जितने को शेयर करना है। और जो लोग भी इस लाइव क्लास में आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासरूम आईडी दे रखी है, डायरेक्ट अटैचमेंट पे आप लाइव आके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो बाय।